नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पार्ट 394 में मुरादाबाद में पड़ी एक डकैती का जिक्र किया था। इस डकैती में 5 घरों में डकैती पड़ी और 9 लोगों की हत्या हो गई थी। बहुत ही विभत्स, बहुत ही भीषण डकैती थी। बाद में ये डकैती बावरिया गिरोहों द्वारा की गई, ऐसा पता लगा जब लोग गिरफ्तार हुए। मैंने उसी एपिसोड में ये भी बताया था कि उसी दिन यानी 23 जुलाई 2001 को लखनऊ सहित 7 जिलों में इस तरह की डकैतियां पड़ी थीं, जिनमें कुल 16 लोगों की हत्याएं हुई थीं। 16 अगस्त को, ये बात है 23 जुलाई को, 16 अगस्त को लखनऊ के कृष्णा नगर में भी एक इसी तरह बावरिया गिरोह ने डकैती डाली, जिसमें एक महिला की हत्या हुई और घर का सारा सामान लूट लिया गया। उसी साल 22-23 सितंबर को 2001 में गोमती नगर के विवेक खंड में 1/73 में डॉक्टर रानू टंडन और डॉक्टर मधु टंडन की हत्या हुई। बावरिया गैंग ने की। उनकी एक 4 साल की बच्ची जिंदा बची। उसी एपिसोड के बाद लोगों ने उस बच्ची के बारे में भी बताया था। बाद में उनकी बुआ से मेरी बात भी हुई। उस लड़की के को मैं सलाम करता हूँ, उसके जज्बे को सलाम करता हूँ। इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसने अपना MBBS कंप्लीट किया और MS करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसी इंस्टीट्यूट में चली गई। इसी के बाद 10 अक्टूबर 2001 को बावरिया गैंग ने लखनऊ में एक बहुत ही बीभत्स घटना की, जिसका भी जिक्र मैं अपने उस कार्यकाल जब मैं SP सिटी था उसमें आपके बीच में किया था। 12 अक्टूबर को ही रानू टंडन और मधु टंडन की हत्या से संबंधित जो गैंग था वो पकड़ा गया। बावरियों का बड़ा गैंग था, ये पकड़ा गया। करीब 1 दर्जन बावरिया उसमें पकड़े गए और उन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि दशहरे के पहले करीब 3000 लोग बावरिया समुदाय के, जो राजस्थान मतलब अलवर के आसपास, डीह के आसपास, आगरा के आसपास, यहाँ अलग अलग इनकी जो खापें हैं, इनकी जो पंचायतें हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। यहाँ से करीब 3000 लोग निकले हैं। एक एक ग्रुप में 20, 25 और 30 लोग हैं। ये छोटी गाड़ियों जैसे DCM या छोटी ट्रकों से वहाँ से वारदात करने के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में बराबर तरीके से निकले हैं। ये सूचना बहुत गंभीर थी। घटना हो चुकी थी और जब ये पता लगा कि ये 3000 लोग निकले हैं और दिवाली और उसके आसपास ये वापस अपने घरों को लौटेंगे। जुलाई 2001 से 10 अक्टूबर 2001 के बीच में बावरिया गैंग की लगभग 50 डकैतियां हो चुकी थीं और हर डकैती में या हर घटना में 2 से 3 लोगों की हत्या भी हुई थी। कम से कम 2, 3 या 5 लोगों की हत्याएं हुई थी। STF आप जानते हैं उस समय बन चुकी थी। हम 3 लोग जो उसके फाउंडर मेंबर थे, हम लोगों को जो टास्क दिया गया था, STF जिस पर्पज से बनाई गई थी, वो हम लोग पूरा कर चुके थे। हम लोगों से ये कहा गया कि अब आप लोग जिलों में जाएं और नए लोगों को नए सिरे से नए टारगेट पर काम करने का अवसर दिया जाए। उस समय जो हम लोगों को टास्क दिया गया था, जब STF का गठन हुआ था, तो श्री प्रकाश शुक्ला गैंग के आतंक से मुक्ति
और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसकी कमर तोड़ने का काम दिया गया था, जो हम लोगों ने कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक निस्तारित कर लिया था। लेकिन उसी बीच में ये बावरिया गैंग, इनकी आफत शुरू हुई थी। तो एक छोटी सी टीम एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में बना दी गई थी कि आप जहाँ जहाँ घटनाएं होती हैं वहाँ जाकर सारा डाटा इकट्ठा करिए। डाटा में क्या हुलिया था, क्या बोली थी, क्या वेशभूषा थी, क्या मोडस ऑपरेंडी थी, कितने लोग थे, कितने बजे घुसे, वहाँ पर आकर क्या क्या किया इन्होंने, उसके बाद क्या क्या सामान लेकर गए, कितने लोगों की हत्या हुई। इसी बीच में हम तीनों लोग जिले में भेज दिए गए। श्री अरुण कुमार जो एसएसपी एसटीएफ थे वो एसएसपी कानपुर बनाकर भेजे गए। मैं डिप्टी एसपी भर्ती हुआ, डिप्टी एसपी आया था एसटीएफ में, प्रमोट होकर एडिशनल एसपी हो गया था। मुझे एसपी सिटी लखनऊ भेज दिया गया। सब एक ही आदेश में गए और सत्येंद्र वीर सिंह साहब को एडिशनल एसपी सीतापुर के पद पर पदस्थापित किया गया। और नए लोगों को एसटीएफ में उनको उनकी बहुत लंबी चयन प्रक्रिया के बाद, उनके कैरेक्टर रोल को देखने के बाद, जनरल रेपुटेशन को देखने के बाद नए डिप्टी एसपी एसटीएफ में आए, जिनमें अनंत देव डिप्टी एसपी, शाहाब रशीद खान डिप्टी एसपी, अरविंद चतुर्वेदी डिप्टी एसपी और एस आनंद डिप्टी एसपी। ये सभी आईपीएस में प्रमोट हो गए हैं और अलग अलग जगह अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरी खेप एसटीएफ में आई। उस समय तक ये चैलेंज बावरिया का बहुत बड़ा हो गया था और बावरिया गैंग ने पूरे प्रदेश में तबाही सी मचा रखी थी। जिस जगह घटना होती थी 3-4 आदमी मार देते थे लाठियों से, डंडों से, और फिर सारा सामान लूट कर चले जाते थे। जो उस समय 3-4 महीनों में गंभीर घटनाएं हुई थी, उनमें सहारनपुर के विधायक श्री निर्भय पाल शर्मा, जौनपुर में तारापुर कॉलोनी में पूरे परिवार की हत्या के साथ लूट, बाराबंकी में एक दरोगा और उसके पूरे परिवार की हत्या, आगरा में दुग्गल परिवार के सारे सदस्यों की हत्या, लखनऊ में डॉक्टर रानू टंडन, डॉक्टर मधु टंडन की हत्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और बाकी और जिलों में भी लगातार बावरिया गिरोह पूरे परिवार की हत्याएं कर रहे थे। अनंत देव डिप्टी एसपी जो उस समय आगरा जिले में पोस्टेड थे, उनको शायद इसी वजह से कि आगरा और आसपास ही इनका कंसंट्रेशन है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बावरिया गैंग से निपटने का काम दिया गया। उन्होंने कुछ पुराने सदस्यों और कुछ नए को मिलाकर एक टीम बनाई। पहला काम शुरू किया कि सारे सीन ऑफ क्राइम पे वो गए। 6-8 महीने के भीतर जितनी बड़ी घटनाएं हुई थी बावरिया की, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, वो सब जगह गए। सब जगह से स्वयं डिटेल, पहले जो टीम ने डिटेल इकट्ठा की थी उसके अलावा स्वयं डिटेल इकट्ठा की। इसी सूचना संकलन के दरमियान उन्हें 2 जगह ये पता लगा कि यहाँ से मोबाइल भी ले जाया गया है, क्योंकि उस समय पता नहीं लगता, ये बड़े बड़े बक्से तिजोरियाँ ले जाते हैं बाहर, खेतों में उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ के पैसा और गहना निकाल कर बाकी ज़्यादातर चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं। कैश और ज्वेलरी ही वो ले जाते हैं। बाराबंकी और आगरा की घटना में दुग्गल परिवार की और बाराबंकी में दरोगा परिवार की जो हत्या की थी इन लोगों ने, उसमें एक एक मोबाइल वहां से गया था। हेडक्वार्टर वापस आके पूरा काम इन मोबाइल नंबर्स पे, जो नंबर गया था उनके घर वालों से पूछकर उस पर काम शुरू हुआ। एसटीएफ ने जो सर्विलांस की शुरुआत की थी यूपी पुलिस ने सर्विलांस की मदद से श्री प्रकाश सहित तमाम बड़े ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे। हेडक्वार्टर आके उन्हीं 2 मोबाइल नंबर्स पे काम शुरू हुआ। IMI रन कराई गई, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर रन कराने पर उसमें दोनों पर 3-3, 4-4 नंबर मिल गए। उन नंबर्स में किससे किससे बात हुई, इन सब की कॉल डिटेल निकालकर उन नंबर्स का भी पता किया और एक अच्छा डाटा बैंक तैयार हो गया। अनंत ने उसमें से 20 एक्टिव नंबर्स को लिसनिंग मोड पर लगवा लिया और अलग अलग कर्मचारी बातचीत रिकॉर्ड भी करने लगे और सुनने भी लगे। नंबर सुनते सुनते ये पता लग गया कि इस पूरे गैंग का जो इस समय एक्टिव है उसका सरगना रमेश बावरिया है, नाम से इनको पता लग गया। वो और उसका साला
ये दोनों किसी बड़े ग्रुप के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। करंट लोकेशन जब निकलवाई गई तो उनकी लोकेशन बिहार में गया निकली। ये बात हेडक्वार्टर में अनंत ने एसएसपी से बताई और ये भी कहा कि साहब गया के एसपी को सचेत कर दिया जाए कि हो सकता है ये वहाँ पर स्ट्राइक करें। इसके पहले कि गया के एसपी से कोई संपर्क हो पाता, रात में बावरिया गैंग ने वहाँ स्ट्राइक कर दिया और बड़ी डकैती करके 7 लोगों की हत्या कर दी। वहाँ से फिर नंबर से ये पता लगा कि वहाँ से ये फौरन काम करने के बाद, अपना काम पूरा होने के बाद वहाँ से भागे हैं। जो समय था, जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है कि दिवाली के आसपास, दिवाली से कुछ पहले या दिवाली के कुछ बाद ये अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अनंत अपनी पूरी टीम लेके बिहार और बनारस के बॉर्डर पर पहुंच गए। वहाँ पर ट्रकों की और डीसीएम की तलाशियां शुरू हुई कि शायद एक साथ 20-20, 25-25 लोगों को ले जाने वाली कोई ट्रक हो और हमें सफलता मिल जाए। लेकिन ये किस वाहन से थे ये बिल्कुल पता नहीं लग पा रहा था। किसी भी टेलीफोन नंबर पे वाहन का जिक्र नहीं आया कि ये किस वाहन से हैं, ये डीसीएम से हैं या फिर ये उससे हैं, ट्रक से हैं, हाफ ट्रक से हैं, किस ट्रक से हैं इसका पता बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। बॉर्डर पर ये चेकिंग शुरू की। इसी बीच में एक कॉल फिर आ गई। कॉल इंटरसेप्ट हुई कि साहब चल ही रहे हैं, जब वापस चल ही रहे हैं तो जौनपुर में भी एक काम कर लिया जाए। जौनपुर इसलिए इनको सूट करता था कि तारापुर कॉलोनी सहित वहाँ 3 जगह बावरियाओं ने स्ट्राइक किया था, बावरिया गैंग ने, और तीनों जगह परिवार के सदस्यों की हत्या करके लूटपाट हुई थी। आनंद देव को लगा कि ऐसा न हो गया की तरह हम यहाँ भी फेल हो जाएं और ये स्ट्राइक करके जौनपुर से भी आगे निकल जाएं। उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से भाग के अनंत सीधे जौनपुर के रोड रास्ते पर आए। बनारस लखनऊ जो राजमार्ग है उसी रास्ते में जौनपुर पड़ता है और चूंकि समय बिल्कुल कम था, उन्होंने वहाँ के एसपी, जो जौनपुर के एसपी थे के.एस. प्रताप कुमार साहब, उनसे संपर्क किया कि सर इस तरह की सूचना है, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा गैंग ट्रकों से संभवतः गया से चला है और ये जौनपुर में वारदात करना चाहता है। हम ये चाहते हैं कि साहब लोकल पुलिस की भी कुछ मदद मिल जाए ताकि हम इनको इस घटना करने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लें। इंस्पेक्टर कोतवाली सोहन पाल सिंह तोमर, इनको एसपी ने तुरंत कहा कि फौरन अपनी टीम तैयार करिए और एसटीएफ की टीम से संपर्क करके और गाड़ियों को रोक कर चेक करना शुरू करिए। दूसरी रिक्वेस्ट की अनंत ने कि बक्सा थाना, जो शहर क्रॉस करने के तुरंत बाद का थाना है, जौनपुर से लगभग 8 किलोमीटर पर, वहाँ थाने के सामने सड़क को जाम करा दीजिए, गाड़ियाँ आड़ी तिरछी खड़ी करा के जाम करा दीजिए। बेशक थोड़ा लंबा जाम लग जाएगा, लेकिन जितनी गाड़ियाँ जाएंगी हम उनको अच्छे से चेक कर पाएंगे। जो टीम सोहन पाल सिंह तोमर, इंस्पेक्टर कोतवाली की थी, उसके साथ एसटीएफ के इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की टीम लगाई गई और जो टीम इंस्पेक्टर बक्सा के साथ थी, उसके साथ एसटीएफ के इंस्पेक्टर अभय नारायण शुक्ला की पूरी टीम एसटीएफ की लगाई गई कि पीछे से अगर ये लोग भाग भी जाते हैं तो आगे से इनको रोका जाए और रोक के इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाए। इसी बीच में जो जौनपुर शहर के एंट्री का पॉइंट है, एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां से जौनपुर शहर में आप एंट्री कर सकते हैं। उस समय रेलवे क्रॉसिंग थी, हम इस समय का नहीं बता सकते कि वहां कोई फ्लाईओवर बना या रेलवे ओवरब्रिज बना कि नहीं बना। सब जगह चूंकि बन गए, हो सकता है बन गया हो, पर उस समय वो सिंपल रेलवे क्रॉसिंग थी। अविनाश मिश्रा की टीम, इंस्पेक्टर कोतवाली, सोहन पाल सिंह तोमर की टीम और एक एसओजी जो लोकल हुआ करती थी उनकी टीम के साथ जो ट्रकें वहाँ से पास हो रही थीं, डीसीएम पास हो रही थीं, उन पर नज़र दौड़ानी शुरू कर दी। तभी अविनाश मिश्रा की टीम ने ये नोटिस किया कि 3 ट्रकें एक साथ, जिनमें सबसे आगे वाली ट्रक खाली है और उसके पीछे 2 ट्रक जिसमें 8-8, 10-10 लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत तेजी से यानी असामान्य गति से लखनऊ की तरफ बढ़ रही है। सोहन पाल सिंह तोमर, अविनाश मिश्रा और दूसरी एसओजी की टीम, इन्होंने इस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। थाना बक्सा की सीमा में घुसते ही गांव टिकरी के पास
पुलिस की यानी एसटीएफ की इन गाड़ियों ने सबसे आगे वाली जो खाली गाड़ी थी इसको ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन वो गाड़ी कतई नहीं रुकी और ऐसा लग रहा था कि वो टक्कर मारकर आगे बढ़ जाएगी। एसटीएफ के कमांडोज ने फौरन AK-47 से उस खाली ट्रक के पिछले पहिए पर बर्स्ट फायर कर दिया। बर्स्ट फायर करते ही वो गाड़ी, पिछला पहिया उसका बैठ गया और जैसे ही वो गाड़ी अचानक रुकी, उसके ठीक पीछे की दोनों ट्रकें रुक गईं। दोनot ने ही बहुत हैवी ब्रेक लेके उसको रोका। ये ट्रकें थीं HR-38E 4779 और HR-38F 8696। जैसे ही ये दोनों गाड़ियां रुकीं, जो पुलिस और एसटीएफ की 3 गाड़ियां थीं, इन्होंने इसको घेरने का प्रयास किया। इसके पहले कि ये कुछ समझ पाते, उन दोनों ट्रकों पर बैठे हुए बावरिया गैंग के डकैतों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस थोड़ा सा इसके लिए शायद तैयार नहीं थी, उसे थोड़ा समय लगा। पुलिस पे फायर करते ही उन दोनों में से डकैत उतर उतर के बिल्कुल सटे हुए खेतों में भागना शुरू किए। इस बीच जब फायर चलता रहा तो पुलिस और एसटीएफ ने भी अपने बचाव में फायर करना शुरू किया। सुबह 3 से 4 बजे के बीच में दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। 4 बजे जब फायरिंग समाप्त हुई, उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा रोशनी हो जाए, थोड़ा उजाला हो जाए, तब देखा जाए कि हमारी तरफ से कितना नुकसान हुआ है और उसकी तरफ से कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि सारे लोग एक साथ नहीं थे, पुलिस वाले भी वो गाड़ियों की आड़ लेकर दूर से खेतों के पीछे जाकर वहां से फायर कर रहे थे। सुबह जब गिना गया तो बदमाशों में से 8 लोगों की गोली लगने से, पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और पुलिस वालों में भी 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 30 नवंबर 2001 की सुबह थी ये, थाना बक्सा के पास टिकरी गांव के पास, जिनमें से 8 दुर्दांत अपराधी, बावरिया का गैंग पूरा का पूरा, ये 8 मरे हुए पाए गए। और इतनी ही संख्या में, 8-10 की संख्या में, वहां से ये जब कवर फायर कर रहे थे वो खेतों से होकर निकल गए। सवेरे सवेरे आसपास के जिलों की भी फोर्स बुलाई गई और अच्छी किस्म की कॉम्बिंग कराई गई, लेकिन जो निकल भागने वाले थे, ऐसा लगता है कि कहीं पर उन्होंने, क्योंकि वो सिद्धहस्त हैं इस मामले में, रोड पर आकर कोई बस या ट्रक उन्होंने पकड़ ली, जिससे वहां से निकल गए। बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग में जब पुलिस ने अपने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, करीबन 84 राउंड गोलियां पुलिस को चलानी पड़ी थी उस समय, कि सामने से जो फायर आ रहा है इसको रोका जा सके। मारे गए बदमाशों की शिनाख्त, 2 की शिनाख्त तो तुरंत हो गई। वो इसलिए क्योंकि फोटोग्राफ से और बाकी जो उनके मोबाइल नंबर थे, मोबाइल उनके पास मिल गए जो इंटरसेप्शन पर लगे हुए थे, उससे उनकी शिनाख्त हुई। एक का नाम जो उनका सरगना था, रमेश बावरिया था। राजन उर्फ रमेश बावरिया, उम्र 30 साल, सन ऑफ तेजा, निवासी कासगंज एटा। उस समय जिला एटा था, अब कासगंज अपना इंडिपेंडेंट जिला हो गया है। दूसरे उसका साला कलुआ, जिसकी उम्र 44 साल, सन ऑफ शंकरा, रेजिडेंट ऑफ चक धिरवारी, थाना डी, भरतपुर, राजस्थान। शेष की पहचान बाद में हो गई थी, सभी की पहचान हो गई थी, लेकिन ये जो मारे गए उनके पास जो असलहे मिले वो चौंकाने वाले थे। वॉल्थर की एक फैक्ट्री मेड पिस्टल, विंचेस्टर की एक फैक्ट्री मेड राइफल, 12 बोर की एक बंदूक, 12 बोर की एक अद्धी, 6 कट्टे, 3 लोहे की सरिया जिससे ये सिर पे वार करके लोगों की हत्या करते हैं, 1 कुल्हाड़ी, 5 डंडे और कुंडी और अलमारियों के हैंडल के दरवाजे खोलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, लोहे के देशी बने हुए, ये इनके पास से बरामद हुए। बहुत बड़ी मात्रा में कारतूस चले हुए भी और जिंदा भी इनके पास बरामद हुए। बाकी जो इनकी पहचान हुई वो सब राजस्थान, मथुरा और एटा के रहने वाले बावरिया गैंग के नून सदस्य निकले। बाद में 2004-05 तक बचे हुए सारे
सदस्यों की एसटीएफ से मुठभेड़ में एक एक करके सब मुठभेड़ में मारे गए। फिर जब इनकी एक एक की क्रिमिनल हिस्ट्री, एक एक के बारे में पता करना शुरू किया गया, तो लगभग 70 ऐसी घटनाएं प्रदेश की जिसमें डकैती के साथ हत्या हुई थी, उनमें इन सब के नाम प्रकाश में आए। एसटीएफ की इस कामयाबी के बाद अगले 8-10 साल तक बावरिया गिरोह ने कोई बड़ी वारदात नहीं की। एक साथ बावरिया गिरोह के इतने सदस्य भी कभी मारे भी नहीं गए थे। 2010 के बाद इस गैंग की जो यंगर जनरेशन थी, इन्होंने छिटपुट वारदातें शुरू की, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। लेकिन तब तक सर्विलांस बहुत स्ट्रांग हो चुका था। इनमें से 90% केसेस में ये पकड़े गए और इनके पास जो नंबर्ड आइटम लूटा गया था वो बरामद भी हो गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा बावरिया का एक चैप्टर था जो 20 साल से क्राइम का एक बिल्कुल अलग विधा थी, क्राइम की एक अलग शाखा थी, बावरिया। और इस क्राइम से हम लोग बहुत डरते थे। पूरा पुलिस महकमा डरता था, कब घुसें, 5 आदमी मार दें। अगले दिन फिर वही धरना प्रदर्शन और दुनिया भर की झंझट, पता लगना नहीं है। यहाँ से अपराध किया, राजस्थान निकल गए। इनके यहाँ दबिश देनी भी बहुत मुश्किल थी। अगर पता लग जाए बावरिया हैं और उनके गांव में दबिश देना हो तो 90% केसेस में पुलिस से झगड़ा हो जाता था, गोली चल जाती थी। इतना कठिन काम था इस गैंग को ढूंढना, इस गैंग पर काम करना। आज की घटना, मैंने बावरिया गिरोह के इनकी कार्यप्रणाली, इनका जो काम करने का तरीका है, इनकी डकैती का तरीका है, इसके बारे में 2 घटनाओं का जिक्र अपनी उस पीरियड की पार्ट्स में जिसमें मैं एसपी सिटी लखनऊ था उसमें जिक्र किया है। एक तो रानू टंडन और मधु टंडन की हत्या। दोनों बहुत बड़े डॉक्टर थे लखनऊ के। रानू टंडन उस समय कैंसर का इलाज बिल्कुल नया नया शुरू हुआ था। इनका कैंसर का हॉस्पिटल था और ये कैंसर के एकमात्र स्पेशलिस्ट थे लखनऊ में। पत्नी इनकी गायनेकोलॉजिस्ट थी। बावरिया घुस गए, दोनों को मार दिया था और सारा सामान लूट कर चले गए थे। तो उस पार्ट में, क्योंकि फिर वो पकड़े गए, पकड़ के उनसे इंटरोगेशन हुई, तो उसका पूरा मोडस ऑपरेंडी, ये कहाँ रहते हैं, इनका कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ है, ये किस तरह चलते हैं, कब लौटते हैं, ये कैसे देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, कैसे ये छोटी बच्चियों को कभी नहीं मारते हैं, तरह तरह की बातें जितनी थी इनसे संबंधित जो उस समय पूछताछ में निकली थी, मैंने उस एपिसोड में इसका जिक्र किया है, बहुत डिटेल में जिक्र किया है। राजस्थान के किन किन जगहों में ये करते हैं और जिन गाँव के ये रहने वाले हैं वहाँ पर पूरे देश के प्रदेशों की पुलिस हमेशा थानों पर बैठी रहती है अपने अपने यहाँ के जो घटनाएं हुई हैं उनको खोलने के लिए। उस समय चूंकि मैं एसपी सिटी था लखनऊ में, इसलिए इसकी सारी फर्स्ट हैंड जानकारी मैंने उस एपिसोड में दी है। दूसरी घटना और भी हृदय विदारक थी, लखनऊ की ही थी। लखनऊ में एक नया मोहल्ला बस रहा है, या अब तो बिल्कुल बस गया है, साउथ सिटी। वहाँ पर अपट्रॉन यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर श्री विमल कुमार शाह, जिनकी उम्र करीबन 50 वर्ष थी, उनकी पत्नी सुधा शाह करीब 45 साल, बेटा प्रशांत शाह 18 साल और बेटी दीप्ति शाह करीब 26 साल, इन सभी की हत्या बावरिया गैंग के लोगों ने कर दी थी और इस परिवार में कोई चिराग दिखाने वाला भी नहीं बचा था। इतने विभत्स तरीके से ये अपराध करते थे, इतने क्रूएल होते थे, इतनी खराब मानसिकता के लोग हुआ करते थे। पर बावरिया गैंग के सफाई की शुरुआत एसटीएफ ने की। आनंद देव की लीडरशिप में उस टीम ने जब इन 8 लोगों को मारा, सामान्य रूप से 1-2 जब कहीं पकड़ जाते हैं तो ये सबसे बड़े वकील शहर के करते हैं, पुलिस वालों के खिलाफ बहुत दरखास्तें देते हैं,
तमाम उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। पुलिस डिफेंसिव हो जाया करती थी और ये साफ निकल जाते थे। लेकिन इनके लीडर सहित 8 लोग जब मारे गए, उसके बाद से इनका मूवमेंट, इनकी हरकत और इनका इस तरह का क्राइम लगभग बंद सा हो गया। अब इस तरह की घटनाएं आपको इंटरनेट पर पुरानी कहानियों के रूप में या पुराने क्राइम के रूप में मिलेंगी, या ढेर सारी वेब सीरीज में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसी घटनाओं को हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा है, समझा है, महसूस किया है। जैसे अपराध में एक डकैती की ब्रांच ऑलमोस्ट बंद हो गई, ठीक उसी तरह से बावरिया गैंग की इस तरह के अपराध की ब्रांच भी लगभग अब बंद हो चुकी है अपराध की किताबों से। हमारे किस्सा कोई परिवार के जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने वो समय देखा है, 90s के दशक में अपराध का वो चरमोत्कर्ष देखा है, उन्हें जरूर याद होगा। क्योंकि मुझे याद है जब मैं जौनपुर में पोस्टेड था या आजमगढ़ में पोस्टेड था, बगल के जिले में जब घटना हो जाती थी तो पूरा का पूरा जिला पूरी रात जागा करता था कि अब वहां से चले होंगे, हमारे यहाँ का नंबर है। ढोल नगाड़े पीटते थे, कुछ नहीं है तो बल्लम, लाठी, जो उनके पास देशी हथियार हैं या जो लाइसेंसी हथियार हैं, सब रेडी करके रखते थे। इतना खौफ था, इतना परेशान कर रखा था इन लोगों ने। तो ये वो उसकी क्राइम की ये वो विधा थी जो 2005 के आसपास जब ये इनकाउंटर शुरू हुए इनके, और जब एक साथ गैंग लीडर समेत पूरा गैंग साफ हो गया, तब जाकर इसमें कुछ कमी आई। ये लगभग अब बंद हो गया है। तो जो हमारे किस्सा कोई परिवार के पुराने लोग हैं, अगर इनका कोई इस तरह की घटना, भगवान न करे किसी के यहाँ हुई हो, लेकिन अगल बगल जरूर हुई होगी। बड़ा आतंक था उत्तर भारत में इनका। तो अगर आपकी संज्ञान में है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें या मेल करें। मैं आपके कमेंट्स और मेल का इंतज़ार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।